अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। दिस इज़ इम्तियाज़ मलिक और यहाँ पर मैं ले आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑन साइंस। इट इज़ स्पेशली मेड फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बट इट इज़ गोना बी हेल्पफुल फॉर JKPSI एज वेल। In this mock test we will discuss 10 questions. It's because the finance account assistant contains 10 marks 10 questions of science out of 120, so you may try it. So let's begin. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। इटाई डिजीज इज काज्ड बाय मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक और नाइट्रेट। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स है ये सब कोई ना कोई इन सब की वजह से कोई ना कोई डिजीज होती है। मरकरी से जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं मीना माटा डिजीज, मीना माटा। कैडमियम से जो डिजीज होती है वो इटाई होती, इटाई। आर्सेनिक से जो डिजीज होती है वही ब्लैक फुट। और नाइट्रेट से जो डिजीज होती है वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो यहाँ पे आर्सेनिक का पूछा है तो आर्सेनिक कौन सी है? कैडमियम से होती है आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। आपको पता है कि विटामिन या तो फैट सॉल्युबल होते हैं या फिर वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? बी एंड सी। और फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? सिंपल है टेक्निक कीडा, KEDA, विटामिन KE, D और A, ये है फैट सॉल्युबल। अब हमें वाटर सॉल्युबल यहाँ पे पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विटामिन का डायरेक्ट नाम नहीं लिखा बल्कि उनके साइंटिफिक नाम लिखे हैं। अब रेटानोल किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन A का। टोकोफेरोल किसका है? विटामिन D का। फाइलोक्विनोन किसका है? विटामिन K का। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? विटामिन C का। तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल पूछे थे और B एंड C, लेकिन B तो है नहीं, यहाँ पर C वाला है, तो इसका सही आंसर ये होगा। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब के सब फैट सॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 3, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, अल्टीमीटर एंड स्पीडोमीटर। देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम जनरली किससे मेजर करते हैं? एमीटर से। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर एमीटर वाला ऑप्शन है नहीं, तो फिर जो गैल्वेनोमीटर है ये काम करता है। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फिर फर्क क्या है? एमीटर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, बट गैल्वेनोमीटर मैग्नीट्यूड भी डिटेक्ट करता है, मेजर करता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को भी ये डिटेक्ट करता है। ये गैल्वेनोमीटर की खासियत है। और अगर मैं इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, वो ये कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टमीटर में भी, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में भी। वोल्टमीटर में कैसे करेंगे? वोल्टमीटर में जब आप गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करोगे? जब आप गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, इसके कहां पे? इसके सीरीज में, तो तब गैल्वेनोमीटर बन जाता है वोल्टमीटर। वहीं जब आप गैल्वेनोमीटर में आप उसके साथ कनेक्ट करोगे एक लो रेजिस्टेंस, क्या? लो रेजिस्टेंस, वो जिसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। और ये कहां पे करोगे? इस लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल, ठीक है ना? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की वजह से गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जब आप हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है वोल्टमीटर में। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑप्शन दिए हैं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट एंड स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ये घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में। जब कोई सर्कुलर पाथ में घूमता है ना,
तो तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। वो इसलिए चाहे वो यूनिफॉर्म भी है, उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का दो चीजें होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरे होती है क्या, डायरेक्शन। यूनिफॉर्म है इसका मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही नहीं, क्योंकि ये घूम रहा है हर पॉइंट पर, यहाँ पर यहाँ को है, यहाँ पर यहाँ को है, यहाँ पर यहाँ को है ना, यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ को है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं, ये तो चल रहा है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, ये भी कांस्टेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है? नो, ये भी मूव हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में। वेलोसिटी कांस्टेंट है? यस, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो रहा है होता है, और ये यूनिफॉर्म है तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is considered as fuel with high calorific value? ऑप्शन है मीथेन, एलपीजी, पेट्रोल और हाइड्रोजन। सबसे पहले अगर हम समझेंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है कि मतलब आपके पास 1 kg फ्यूल को बर्न करने से कितने किलो जूल एनर्जी मिलती है। समझा रही बात? 1 किलो फ्यूल को बर्न करने से कितने किलो जूल एनर्जी आपको मिलती है, वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। यहां पे सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो होती है हाइड्रोजन की। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी फॉर्म्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन? जब आप हाइड्रोजन को बर्न करते हो तो क्या बनता है, कि ऑक्सीजन बनता है, ऐश बनता है, सॉइल बनता है या फिर वाटर बनता है। कोई भी चीज बर्न होता है किसके साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ ऑक्सीडाइज हो रहा विद ऑक्सीजन के साथ। अब जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना तो क्या बनता है, H2O। H2O मींस वाटर। तो हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद आयर? आयर के साथ कौन सा मेटल इनमें से रिएक्ट नहीं करता। ऑप्शन है आपके, पहला है गोल्ड प्लेटिनम, दूसरा है सिल्वर और प्लेटिनम, तीसरा है पोटाशियम एंड निकल, और चौथा है गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज, जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, और सबसे पोटाशियम जो होता है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटाशियम। उसके बाद होता है सोडियम। इसी तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज चलती जाती, और लास्ट पे आता है गोल्ड और उसके बाद प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम ऐसे दो मेटल्स है जो आयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन। ओजोन डिप्लीशन सबसे ज्यादा कहां पे ऑब्जर्व की है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, इक्वेटर पे, या फिर इन तीनों प्लेसेस पे। तो फ्रेंड्स याद रख लेना, सबसे ज्यादा ओजोन का डिप्लीशन कहां पर होता है, साउथ पोल पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ लीव्स? ग्रीन पिगमेंट्स कौन से, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और कॉपर। तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। ग्रीन लीव्स के ग्रीन पिगमेंट्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू करंट। करंट के रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो आप पढ़ो और फिर सही करेक्ट ऑप्शंस को इनमें से सिलेक्ट कर लेना। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे होता क्या है कि मुझे थोड़ी कॉन्फिडेंस मिलता है और वीडियोस बनाने का। तो चलिए डिस्कस करते हैं। करंट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट, करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तीसरा है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और चौथा है करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और फिर उनमें से सिलेक्ट करना। क्या करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है? नहीं, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट का डायरेक्शन भी होती है। याद रखना, करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये वाला सही है, पहला वाला गलत है।
अब हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज की अभी तक जो पढ़ी है डेफिनेशंस, वो आपने ये पढ़ी होंगी। आपने बोली होगी कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका डायरेक्शन भी होता है। साथ ही साथ आपने बोला होगा स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सही पढ़ा है आपने। लेकिन इस वेक्टर क्वांटिटी में एक और पॉइंट आप ऐड कर लेना, वो ये है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका डायरेक्शन भी होता है, साथ ही साथ वो फॉलो करे किसको? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ठीक है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो ही नहीं सकती है जब तक वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे। याद रखना, सिर्फ यही इनफ नहीं है वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना। जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, इस ये होने के बाद फिर वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अच्छा, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? तो अगर हमने ये चीज ना पढ़ी होती, हम बोलते मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। बट ऐसा नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। देखो, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब 2 and 3 ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है ना। तो ये रहे 10 क्वेश्चंस साइंस के जो हमने डिस्कस कर रहा।